समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है विश्व व्यापार संगठन भारत से सहमत, कृषि वैज्ञानिक गांव गोद लें, नई तकनीक से ग्वार की फसल, कृषि योग्य भूमि को नुकसान, मिट्टी में जीवांश की कमी और गांवों का होगा शहरीकरण। अब कृषि समाचार विस्तार से। किसान भाइयों, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने खाद्य सब्सिडी घटाने के मामले में भारत की चिंताओं पर विचार करने की सहमति दे दी है। संगठन ने कहा है कि अगर भारत को लगता है कि ट्रेड एफिलिएशन एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से भारत के किसानों पर विपरीत असर पड़ता है तो इस पर विचार किया जा सकता है। इसे भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि देश के किसानों के हित को रखते हुए भारत ने TFA पर संधि करने से मना कर दिया था। इस संधि के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी देश कृषि पर सब्सिडी कुल राशि की 10% से ज्यादा नहीं देगा। इस सब्सिडी को भी 3 से 5 सालों में खत्म करना होगा। इस पर भारत ने कहा था कि वो ऐसा करने में असमर्थ है। अगर ऐसा किया गया तो भारत के किसानों की हालत और खराब हो जाएगी। इसका सीधा असर कृषि उत्पाद में कमी के तौर पर सामने आएगा। कृषि विकास केंद्र से लेकर कृषि शोध संस्थानों के शोध का फायदा गांव और किसानों तक पहुंचे। हर कृषि वैज्ञानिक कम से कम एक गांव जरूर गोद लें और वहां खेती को बेहतर बनाने में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दें। यह कहना है कृषि मंत्री भारत सरकार का, जो पिछले दिनों एक कार्यक्रम के सिलसिले में लखनऊ आए थे। किसान भाइयों, इस साल राजस्थान में बहुत कम बारिश हुई। इसके बावजूद बीकानेर के एक कृषि वैज्ञानिक ने नई तकनीक से ग्वार की फसल पाने में एक कीर्तिमान स्थापित किया। ग्वार की फसल, जो कि प्रायः 5 फीट का होता है, यह 8 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। ग्वार की फसल को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका कई वर्षों का शोध था। इस वैज्ञानिक ने लगभग 250 बीघा में ग्वार की खेती कराई। इसकी बुवाई काफी घनी थी। यह काम दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर किया गया। बीज डालने के बाद जब पौधे उगते हैं तो उन्हें सूर्योदय से सूर्यास्त तक धूप मिलती है। ऐसे में वह ज्यादा समय तक अपने लिए भोजन बना सकते हैं। जहां परंपरागत रूप से 1 बीघा में करीब 4 किलोग्राम बीज बोया जाता है, वहीं इस कृषि वैज्ञानिक ने प्रति बीघा 12 से 16 किलोग्राम बीज बोया। इसके साथ खेतों में विशेष रूप से तैयार जैविक पोषक तत्व और एल्गी भी डाली। उनके इस प्रयोग का नतीजा यह रहा कि पौधों की लंबाई के साथ उपज में 50% की बढ़ोतरी हुई। यह कामयाबी उन्हें कई सालों के शोध के बाद मिली है। किसान भाइयों, मिट्टी के बिना कृषि की कल्पना संभव नहीं है, लेकिन यदि मिट्टी का नुकसान हो यानी कृषि योग्य भूमि खेतों से निकल जाए तो कृषि को बहुत नुकसान होता है। हालांकि यह समस्या भारत में ही नहीं विश्व स्तर पर है, लेकिन भारत में समस्या गंभीर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के 3,290 लाख हेक्टेयर कुल भूमि का लगभग 1,200 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि किसी न किसी विकार का शिकार है। इस कारण लगभग 5.3 अरब टन मिट्टी का कटान का शिकार होती है। कटी हुई मिट्टी का लगभग 29% भाग समुद्र में चला जाता है, जिसकी कमी वापसी नहीं होती है। 10% जलाशयों में चला जाता है और जलाशयों की क्षमता को प्रभावित करता है। बाकी 61% अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों पर जमा होता है। किसान भाइयों, एक अनुमान के अनुसार कृषि योग्य भूमि जो कि अनउपजाऊ और विकार से ग्रस्त होती है, अगर उसके मूल्य का आकलन करें तो उसकी कीमत सालाना रुपए 703 अरब है, जो कि चिंता का विषय है। किसान भाइयों, मिट्टी की घटती उत्पादन क्षमता ने कृषि विभाग को चिंतित कर दिया है। बस्ती जिले के मिट्टी परीक्षण परिणाम ने चौंका दिया है। मिट्टी परीक्षण विभाग ने जिले के जिन किसानों से मिट्टी जांच के नमूने लिए थे, उनकी जांच के बाद पोषक तत्वों की मात्रा में बेहद कमी पाई गई। जिले के कुछ विकास खंडों में सल्फर 10 ppm तथा जिंक 6 ppm के नीचे आ गया है। कई विकास खंडों में जीवाश्म की मात्रा में बेहद कमी मिली। किसान द्वारा फसल लेने से पहले मृदा परीक्षण न कराना भी जीवाश्म के घटने का कारण है। जिले में दलहनी फसलों की बुवाई के घटने के कारण जीवाश्म की मात्रा में कमी आई है। अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि वे हरी खाद व जैविक खाद का प्रयोग अधिक से अधिक करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण आगरा एक्सप्रेस वे से लगे काकोरी के आसपास के 16 गांवों का शहरीकरण करेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन गांवों को अपनी सीमा में शामिल करने का भी ऐलान किया है। बताया गया है कि इनमें कुछ गांव आगरा एक्सप्रेस वे के लिए जमीन देने वाले हैं। इन सभी गांवों
में यूपीडा की सहायता से सभी बुनियादी सुविधाएं दिलाई जाएंगी। इनमें सड़क, पेयजल, सीवर पाइप लाइन के अलावा दूसरी शहरी सुविधाएं इन गांवों को दी जाएंगी। किसान भाइयों, तो ये थे आज के प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी के समसामयिक बातों की। सिंचित दशा में गेहूं की बुवाई उचित नमी पर नवंबर के दूसरे पखवाड़े तक हल के पीछे कुंडों में या सीड ड्रिल से करनी चाहिए। प्रजातियां हैं यूपी 2362, HP 1761, HD 2824, PVW 143, नरेंद्र गेहूं 1012 आदि। बीज को कार्बाक्सिन, एजेक्टोबैक्टर व PSV कल्चर से शोधित कर लेना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बुंदेलखंड के किसान भाई जौ की बुआई कर सकते हैं। बुआई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। सरसों में बुआई के 15 से 20 दिन के अंदर या सिंचाई से पहले पौधों की छटाई कर लें। पौधे घने होने और खरपतवार बढ़ने से उपज में 20 से 30% की कमी आ सकती है। घने पौधों को निकालकर पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर कर दें। किसान भाइयों, सिंचाई के सुनिश्चित व्यवस्था होने पर रबी मक्का की बुआई शीघ्र पूरी कर लें। मिट्टी की जांच न होने पर बुआई के समय सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फेट या 40 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करें। यदि मिट्टी में जिंक की कमी हो तो बुआई से पहले 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर मिला दें। यदि आलू की बुआई पिछले माह ना पूरी कर पाए हों तो अब जल्दी बुआई करें। अक्टूबर में बोए गए आलू में सिंचाई करें। खेती बाड़ी की इन सामयिक जानकारियों के बाद आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताज़ा औसत भावों की। गेहूं कासगंज मंडी में 1430, आगरा मंडी में रुपए 1490, बदायूं मंडी में रुपए 1490 और नौगढ़ मंडी में रुपए 1475 प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल कासगंज मंडी में रुपए 2120, आगरा मंडी में 2060, बदायूं मंडी में रुपए 2175 और नौगढ़ मंडी में रुपए 1975 प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना आगरा मंडी में रुपए 3310, बदायूं मंडी में रुपए 3200 और नौगढ़ मंडी में रुपए 3465 प्रति क्विंटल के भाव बिका। मक्का कासगंज मंडी में 1140, आगरा मंडी में रुपए 1220, बदायूं मंडी में रुपए 1370 प्रति क्विंटल के भाव बिका। मूंग आगरा मंडी में रुपए 6600 और बदायूं मंडी में रुपए 6380 प्रति क्विंटल के भाव बिका। मसूर आगरा मंडी में रुपए 5880 और बदायूं मंडी में रुपए 5240 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तिलहन में सरसों कासगंज मंडी में रुपए 3185, आगरा मंडी में 3235, बदायूं मंडी में रुपए 3110 और नौगढ़ मंडी में रुपए 3200 प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ का भाव कासगंज मंडी में रुपए 3175, आगरा मंडी में रुपए 3120, बदायूं मंडी में रुपए 2960 और नौगढ़ मंडी में रुपए 3125 प्रति क्विंटल के भाव बिका। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख सब्जियों के मंडी भावों की। आलू कासगंज मंडी में रुपए 1890, आगरा मंडी में रुपए 2010, बदायूं मंडी में रुपए 2040 और नौगढ़ मंडी में रुपए 1950 प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्याज कासगंज मंडी में रुपए 1565, आगरा मंडी में रुपए 1650, बदायूं मंडी में रुपए 1465 और नौगढ़ मंडी में रुपए 1660 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर कासगंज मंडी में रुपए 900, आगरा मंडी में रुपए 650, बदायूं मंडी में रुपए 1110 प्रति क्विंटल के भाव रहा। लौकी कासगंज मंडी में रुपए 525, आगरा मंडी में रुपए 960 और बदायूं मंडी में रुपए 450 प्रति क्विंटल के भाव बिका। किसान भाइयों, बैंगन कासगंज मंडी में रुपए 485, आगरा मंडी में रुपए 540 और बदायूं मंडी में रुपए 800 प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्रमुख फलों की बात करें तो सेब कासगंज मंडी में रुपए 4900,
आगरा मंडी में रुपए 5,720 और बदायूं मंडी में रुपए 3,950 प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला कासगंज मंडी में रुपए 1,630, आगरा मंडी में रुपए 1,875 और बदायूं मंडी में रुपए 1,100 प्रति क्विंटल के भाव बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हमारा प्रयास रहता है कि हम खेती की नवीनतम और वैज्ञानिक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी दिलाने जा रहे हैं, वो है गेहूं की खेती के बारे में। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं वो खेत की तैयारी कैसे करें? देखिए, ये गेहूं की बुआई का बहुत ही अनुकूल समय है। खेत की तैयारी के लिए आवश्यक है कि पहले आप यह सुनिश्चित करें कि किस तरह की भूमि आपके पास है। अच्छा रहता है कि बलुई दोमट भूमि एवं दोमट भूमि का ही प्रयोग गेहूं की खेती के लिए किया जाए जी। खेत की तैयारी के लिए धान की कटाई के बाद डिस्क हैरो से एक बार जुताई कर लेते हैं तथा आजकल रोटावेटर से एक ही बार में खेत तैयार कर लिया जाता है, इसलिए रोटावेटर का प्रयोग अवश्य करें। जिस खेत में नमी की कमी है, पलेवा देना बहुत आवश्यक है। पलेवा लगा करके ही ओट आने पर पर्याप्त नमी की दशा में बुआई सुनिश्चित करें।
डॉक्टर साहब, ये तो हो गई खेतों की तैयारी के बारे में बात, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है प्रजातियों के चुनाव के बारे में। अगर हम अच्छी प्रजाति का चुनाव करते हैं तो हमें उत्पादन निश्चित रूप से अच्छा मिलता है। तो गेहूं की कौन सी ऐसी उत्तम प्रजातियां हैं जिनका किसान भाई इसमें चुनाव करें? देखिए, जब हम गेहूं की बुआई की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि वो किसान भाई, जैसे आज की तारीख में अगर वो 30 नवंबर तक बुआई समाप्त कर लेता है तो इसको हम समय से बुआई सिंचित दशा में कहते हैं। अगर दिसंबर में बुआई और जनवरी में बुआई होती है तो उसको हम विलंब की अवस्था में कहते हैं। बुआई के लिए समय बहुत ही आवश्यक है। अगर देर से बुआई की जाती है तो 3 से 4 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह उपज घटती जाती है, और जनवरी के महीने में तो यह है घटोत्तरी 4 से 5 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह होती है। प्रजातियों के चयन के लिए आवश्यक है कि हम लोग इस पर विशेष ध्यान दें कि किस परिस्थिति विशेष में, जलवायु विशेष में हमें गेहूं बोना है। अगर समय से बुआई की बात हम लोग करते हैं तो उसके लिए PBW 343, PBW 443, PBW 502 ऐसी प्रजातियां हैं। इसके साथ ही साथ HD 2967 का प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई जो समय से किसान भाई बुआई करने जा रहे हैं, लेकिन एक समस्या किसान भाइयों के सामने ये होती है कि कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो गन्ने का खेत खाली करके गेहूं बोते हैं। तो उनके लिए विलंब की कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं जिनका चयन करें? विलंब से बोई जाने वाली प्रजातियों का समय कम अवधि वाली प्रजातियां होती हैं जो कि 115 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। उन प्रजातियों में मालविया 234, PBW 373, 524 आदि ऐसी प्रजातियां हैं जिनको कि विलंब से आसानी से बोया जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर इन प्रजातियों का चुनाव किसान भाई करते हैं तो विलंब की दशा में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात आती है कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो बीज जनित होती हैं, यानी बीजों से फसल तक पहुंचती हैं। तो बीज उपचार कितना महत्वपूर्ण है गेहूं के बुआई में? देखिए, हमेशा जहां तक संभव हो उपचारित और शुद्ध तथा प्रमाणित बीज का ही प्रयोग किसान भाई करें, जिससे कि बीज से उत्पन्न होने वाली बीमारियां नहीं लगती हैं। और गेहूं के केस में विशेष रूप से बीज का उपचार करने से कंडुआ रोग और साथ ही साथ गिरुई का भी प्रकोप कम हो जाता है। कंडुआ रोग के लिए जब हम बीज के शोधित करने की बात करते हैं तो जहां तक संभव हो कार्बाक्सिन, एजेटोबैक्टर के साथ ही साथ राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें और PSB का भी उपचार करना आवश्यक होता है, जिससे कि बीज से उत्पन्न होने वाली बीमारियां कम से कम हों। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बिंदु किसी भी फसल का ये है कि हमें उर्वरकों में बहुत निवेश करना पड़ता है। तो उर्वरक प्रबंधन किसान भाई कैसे करें कि उनका उत्पादन अच्छा हो और साथ ही साथ जो उनको अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है वो भी कम हो? जी हाँ, देखिए, आवश्यक ये है कि मृदा परीक्षण के बाद ही उर्वरक की मात्रा निश्चित की जाए। सामान्य दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास पर्याप्त होता है जब हम सिंचित दशा में, सामान्य दशा में बुआई की बात करते हैं। परंतु यदि विलंब से बुआई की जा रही है तो उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कम हो जाती है। ऐसी दशा में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास पर्याप्त होता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई उर्वरक प्रबंधन की। अगर इस तरह से किसान भाई करते हैं तो उनकी फसल अच्छी रहेगी। एक और समस्या गेहूं में बहुत ज्यादा होती है, वो है खरपतवार की। बिना बुलाए मेहमान खेत में आ जाते हैं और काफी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें और कब करें? देखिए, खरपतवार का नियंत्रण गेहूं के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छी पैदावार के लिए हमको दोनों तरह के खरपतवार को नियंत्रित करने की जरूरत है। एक तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार होते हैं जिसमें विशेष रूप से गेहूसा और जंगली जई है, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जिसमें कृष्ण नील, हिरनखुरी, बथुआ, चकरा मकरी
इस तरह से तमाम चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण आवश्यक है। जब हम सकरी पत्ती वाले की बात करते हैं, उसके नियंत्रण के लिए सबसे जो प्रभावी हमारा खरपतवार नाशी है वो है आइसोप्रोटान। आइसोप्रोटान 75% का 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करें। और अगर ये उपलब्ध नहीं है तो सल्फोसल्फ्यूरान का 75% 33 ग्राम, एक करीब 2.5 यूनिट के बराबर होता है। इसका प्रयोग 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 20 से 25 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं। ये तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हुए। हाँ जी हाँ। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए आवश्यक है 2,4-D साल्ट। ये है 80%, 625 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके इसका प्रयोग करें। अगर खेत में सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवार उपलब्ध हैं, ऐसी दशा में पेंडिमेथिलीन 30% 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 3 दिन के अंदर, ध्यान देने वाली बात है, पेंडिमेथिलीन का प्रयोग हमेशा 3 दिन के अंदर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि यह है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है और यह है खरपतवार को जमने ही नहीं देता है, इसलिए 3 दिन के अंदर इसका छिड़काव किया जाना चाहिए। तथा साथ ही साथ दोनों तरह के खरपतवार के नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि सल्फोसल्फ्यूरान का भी प्रयोग आसानी से किया जा सकता है और इसको हम 20 से 25 दिन बुआई के बाद आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है जो खरपतवार नाशी उनके माध्यम से। जी हाँ। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।